हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है आपकी प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक की। इसमें हम आज एक नए टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। जो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, प्री एंड पोस्ट मेंडलियन कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी, यानी कि जो मेंडल था उससे पहले के कौन कौन से नियम थे, मेंडल ने कौन कौन से नियम दिए और मेंडल के बाद में कौन कौन से नियम दिए गए। इन सभी चीजों पर हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। ये हमारी जेनेटिक की पहली क्लास रहने वाली। इससे पहले वाली क्लास में हमने सिलेबस एनालिसिस पर चर्चा की है। अगर वो आपने क्लास नहीं देखी है तो आप कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, आज की क्लास शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो चलिए, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो मेंडल पूर्व और मेंडल के बाद वंशानुक्रम की अवधारणा, यानी कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्री मेंडलियन कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी, यानी मेंडल से पूर्व वंशानुक्रम अवधारणाएं क्या है और किन किन वैज्ञानिकों ने मेंडल से पहले वंशानुक्रम की अवधारणाएं दी। तो मेंडल पूर्व सिद्धांत अवलोकनों, अनुमानों और कल्पनाओं पर आधारित है, जिनके पास कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं था। यानी कि जैसे कि जो मेंडल ने बताया कि जो वंशानुक्रम का जो अवधारणा होती है, जो वंशानुगत होते हैं, हेरिडिटी जिसे कहते हैं, और जो माता पिता से जो संतान में जो लक्षण जाते हैं, इनके बारे में जो पहले मेंडल से पूर्व जो वैज्ञानिक थे उन्होंने भी बताया था, लेकिन उनके पास कुछ वैज्ञानिक प्रमाण नहीं था। यानी कि उनसे यदि ऐसा उन्होंने कहा कि ऐसे लक्षण जाते हैं, तो उनसे यदि ऐसा पूछा जाए कि आपके पास कोई प्रमाण है क्या, जो आप बात बता रहे हैं कि माता पिता से लक्षण संतति में जाते हैं, इसका कोई प्रमाण है क्या, तो उनके पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं था, इसलिए उनको माना नहीं गया। सबसे पहले हम देखते हैं पेंजेनेसिस सिद्धांत, जिसे चार्ल्स डार्विन ने दिया। यानी चार्ल्स डार्विन ने 1868 में एक सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत में उन्होंने क्या कहा कि डार्विन ने प्रस्तावित किया कि शरीर के सभी भाग छोटे छोटे कण छोड़ते हैं, जिन्हें जेम्यूल्स कहा जाता है। यानी कि शरीर के जितने भी पार्ट होते हैं, जैसे आंख, नाक, कान, जितने भी पार्ट है, वह छोटे छोटे कण छोड़ते हैं, जो कि क्या है कि जो हमारी कोशिका होती है उसके माध्यम से युग्मक जो जनन अंग होते हैं वहां तक जाती है, युग्मकों के साथ वो संतति में जाती है और वो नए अपने जो लक्षण होते हैं वहां तक ले जाती है। ये ज्यूमल्स रक्त के माध्यम से जनन अंगों तक पहुंच जाते हैं और युग्मकों में एकत्रित हो जाते हैं। यानी कि जो जेम्यूल्स होते हैं वो रक्त के माध्यम से जनन अंगों तक जाकर जो युग्मक होते हैं उनमें एकत्रित होते हैं और बाद में वो संतति इन्हीं जेम्यूल्स को प्राप्त करती है और माता पिता जैसी दिखाई देती है। यानी कि इन्होंने कहा कि जो माता पिता से जो संतति में लक्षण जाते हैं वो जेम्यूल्स के कारण जाते हैं। और जेम्यूल्स क्या होता है कि शरीर के सभी छोटे भाग जो होते हैं वो छोटे छोटे कण छोड़ते हैं, उन्हें जेम्यूल्स इन्होंने बताया। और फिर देखिए कि इन्होंने अस्वीकृत क्यों, क्योंकि इस पर कोई प्रयोगात्मक प्रमाण नहीं था। यानी कि इसे अस्वीकृति मिली, इस सिद्धांत को, डार्विन के सिद्धांत को मान्य नहीं हुआ, क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं था, कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला। फिर दूसरा जो वैज्ञानिक है, अर्जित लक्षणों का वंशानुक्रम सिद्धांत दिया। जीन वेटिस्ट लेमार्क ने यह सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या कहा कि किसी जीव द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए गए लक्षण अगली पीढ़ी को स्थानांतरित हो जाते हैं। यानी इन्होंने क्या क्या कहा कि जो जीव होता है वो अपने जीवन काल में जैसे लक्षण खुद स्वयं जैसे लक्षण प्राप्त करता है, वही लक्षण अगली पीढ़ी में जाते हैं। यानी कि जैसे कोई जीव है, वो जैसे जिराफ की बात करें तो इनका ये कहना था कि जिराफ लंबे समय तक यदि इनका ऐसा कहना था कि जिराफ जो होते हैं वो पहले छोटे होते थे, उन्हें उनकी जो गर्दन होती थी वो छोटी होती थी। लेकिन क्या क्या हुआ कि धीरे धीरे जो जमीन पर जो घास थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई। तो इन्होंने जो जिराफ थे उन्होंने पेड़ पर जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें खाने के लिए अपनी गर्दन को ऊपर किया और लंबे समय तक गर्दन को ऊपर रखने के लिए उनकी जो गर्दन थी वो लंबी हो गई। ये नियम भी आपको ही पता है कि ये मान्य नहीं हो सकता, ऐसा कोई नियम नहीं होता है, लेकिन इन्होंने उस समय ये नियम दिया। जिराफ की लंबी गर्दन निरंतर खिंचाव के कारण विकसित हुई। यानी कि जो जिराफ है उनकी जो गर्दन होती है वो ऊपर से जो टहनियां पेड़ पौधे खाने से लंबी खिंचाव के कारण लंबी हुई, इनका ऐसा कहना था। ये स्वीकृत हुआ क्योंकि अर्जित लक्षण आनुवांशिक रूप से नहीं जाते। यानी कि जो ऐसा नहीं होता है कि जो जिस जिराफ की माता पिता की लंबी गर्दन है इस कारण से हुई तो उनकी संतति की गर्दन भी इसी कारण से लंबी, ऐसा नहीं होता है।
फिर आता है मिश्रण वंशानुक्रम सिद्धांत। इसमें ऐसा कहा कि वैज्ञानिक ने ऐसा कहा कि जो माता पिता होते हैं उनके जो लक्षण होते हैं मिश्रित रूप से संतति में जाते हैं, जिसने की कोई माता पिता है उनमें माता अगर गोरी है और पिता अगर काला है तो उनके जो संतति होंगे उनके माता पिता का जो रंग होता है वो मिश्रण रूप से उनमें जाएगा। संतति माता पिता दोनों के लक्षणों का मध्यवर्ती मिश्रण होती है, जैसे लाल सफेद गुलाबी, यानी कि लाल और सफेद में क्रॉस कराया जाए तो उसका जो पिंक गुलाबी रंग बनता है। इनका ऐसा कहना था जैसे कि ये कोई लाल द्रव्य हो गया, यदि इसको सफेद द्रव्य में मिलाया जाए तो इसका जो आंसर होगा वो गुलाबी द्रव्य होगा। ऐसा इन्होंने कहा कि जो संतति होती है उनमें ऐसे जाता है, लेकिन ये भी अस्वीकृत हुआ, विफल, क्योंकि ये समझा नहीं पाए कि कुछ लक्षण अगली पीढ़ी में पुनः कैसे प्रकट होते हैं। ये नहीं बता पाए कि अगली जो पीढ़ी होती है उनमें जो लक्षण पुनः प्रकट होते हुए कैसे होते हैं और क्यों होते हैं, ये नहीं समझा पाए, इसलिए इनका भी जो नियम था वो विफल हो गया, अस्वीकृत रहा। ये तो हमने जो पढ़ा वो तो था मेडल से पहले की जो वैज्ञानिक है उन्होंने क्या क्या बताया, लेकिन इन वैज्ञानिकों के पास कोई भी वैज्ञानिक ठोस प्रमाण न होने के कारण इनका एक भी जो सिद्धांत था वो मान्य नहीं हुआ। फिर आते हैं हमारे मेंडल साहब, जिन्हें की जो आनुवंशिकी होती है, जेनेटिक्स होती है, उसका फादर भी कहा जाता है। ये आपसे पूछा जाए कि जो वेंडल थे उन्होंने किस पर अपना कार्य किया या किस पर खोज की, तो इन्होंने जो मटर होता है पाइसम सेटाइवम उस पर खोज की। और ग्रेगर मेंडल ने, जिन्होंने आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, 1866 में मटर के पौधे पाइसम सेटाइवम पर किए गए प्रयोगों के आधार पर वंशानुक्रम को समझाया, यानी कि इन्होंने 1866 में इन्होंने प्रयोग किया, मटर पर किया। और आप लोगों को दूसरे वैज्ञानिक नाम याद हो ना हो, आपको 11 से ही मटर का वैज्ञानिक नाम तो अवश्य याद होगा, क्योंकि ये जो मटर का वैज्ञानिक नाम है ये हमारी छोटी क्लास से ही शुरू हो जाता है, पाइसम सेटाइवम। और फिर हम देखते हैं कि मेंडल द्वारा प्रस्तावित मुख्य उदाहरणाएं कौन कौन सी है। इसमें सबसे पहले आती है यूनिट फैक्टर, यानी एकक कारक। लक्षण अलग अलग इकाइयों द्वारा नियंत्रित होते हैं, यानी कि इन्होंने कहा कि जो लक्षण होते हैं अलग अलग जीन या अलग अलग इकाइयों द्वारा नियंत्रित होते हैं, यानी उन्होंने जो नियंत्रण करने वाली जो इकाई होती है उसे जीन कहा। और दूसरा इन्होंने कहा कि प्रभाविता का नियम, यानी एक एलील दूसरे की अभिव्यक्ति को दबा देता है, यानी इन्होंने कहा कि जैसे यदि माता पिता में माता का कलर जो रंग है वो गोरा है और पिता का रंग जो काला है, उसमें यदि पुत्र का रंग अगर काला होता तो जो पिता में जो रंग का जो एलील था उन्होंने जो माता के जो गोरे रंग का एलील था उसको दबा दिया, उसको प्रभावित कर दिया, इनका ऐसा कहना था। फिर आता है विभाजन का नियम, यानी युग्मक निर्माण के समय एलील अलग अलग हो जाते हैं, यानी जब भी कोई युग्मक निर्माण होता है उस समय जो एलील होते हैं वो जोड़े में होते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं और समान जो एक एलील माता से आता है और एक एलील जो पिता होता है उससे आता है, और फिर दोनों वापस जुड़कर युग्मक का निर्माण करते हैं। फिर आता है स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम, यानी इन्होंने ऐसा भी कहा कि जो जीन होते हैं वे स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और स्वतंत्र रूप से वंशानुगत, मतलब वंशानुगत के समय जीन स्वतंत्र रूप से वर्गीकृत होते हैं या स्वतंत्र रहते हैं, वे किसी के दबाव में नहीं या किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। ये हमने जो मेंडल से पूर्व के पढ़ लिए, मेंडल ने कौन कौन से सिद्धांत ये पढ़ लिए। अब हम बढ़ेंगे जो मेंडल के बाद में जो वैज्ञानिक आए उन्होंने क्या वंशानुक्रम की अवधारणा दी, उनके बारे में हम देखते हैं। तो मेंडल के बाद की आनुवंशिकी में उनके नियमों से बाहर की जटिलता और अपवाद जो समझाए जाते हैं वो उन्होंने बताया, यानी कि जो मेंडल नहीं समझा पाए थे जो उनके बाद जो वैज्ञानिक आए उन्होंने वो समझे, उनकी जो जटिलताएं थी, जो समस्याएं थी, उनको जो वैज्ञानिक बाद में उन्होंने एक्सप्लेन किया। जिनमें सबसे पहले आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी अपूर्ण प्रभाविता। कोई भी एलील पूरी तरह प्रभावी नहीं होता है, विषम युग्मज में मध्यवर्ती गुण प्रकट होता है, यानी कि इन्होंने ऐसा कहा इन वैज्ञानिकों ने कि जो माता पिता से जो रंग होता है माता का गोरा पिता का काला, यदि ऐसा नहीं है कि जो पुत्र हो वो काला हो या गोरा, वो मध्यवर्ती भी हो सकता है, यानी भूरा, या जिसे कि ना काला ना गोरा, बीच का जो होता है रंग वो, ऐसा भी इन्होंने कहा। ऐसा इन्होंने बताया जैसे लाल फूल और सफेद फूल का क्रॉस करवाया जाए, यहाँ पे आप बराबर का चिन्ह लगा लेना, तो गुलाबी रंग हमें प्राप्त होता है। यानी लाल फूल और सफेद फूल में यदि हम क्रॉस कराते हैं, यदि इनका संकरण करवाते हैं तो हमें गुलाबी फूल प्राप्त होता है, यानी इनके मध्यवर्ती रंग हमें मिलता है, इन्होंने ऐसा बताया। फिर इन्होंने कोडोमिनेंस, इन्हें सह प्रभाविता का नियम दिया कि दोनों एलील एक साथ बराबर रूप से प्रकट हो सकते हैं, यानी कि
एलील ए और एलील बी दोनों अपना प्रभावी प्रभाव दिखा सकते हैं, दोनों एक साथ भी प्रकट हो सकते हैं। इन्होंने इसका उदाहरण दिया जो रक्त समूह होता है, जैसे ए बी जो रक्त समूह होता है उसमें ए और बी दोनों समान रूप से अपना प्रभाव दिखाते हैं। जैसे ए बी रक्त समूह में आई ए और आई बी दोनों अपना प्रभाव दिखाते हैं। फिर इन्होंने बताया अनेक एलील, यहाँ पे एलील है, अनेक एलील एक जीन के लिए दो या दो से अधिक एलील जनसंख्या में मौजूद होते हैं। जैसे कि इन्होंने उदाहरण दिया कि रक्त समूह एलील जैसे आई ए, आई बी और आई, यानी तीन इसमें एलील उपस्थित है, दो या दो से अधिक एलील उपस्थित होते हैं। फिर आता है घातक जीन, यानी वह जीन जो समजात अवस्था में मृत्यु का कारण बनते हैं, यानी कि कभी कभी क्या होती है कि जो संतान होती है उसकी मृत्यु हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जो समजात अवस्था में जो जीन होते हैं उसका कारण भी यही होते हैं कि जो मृत्यु हो जाती है। जैसे चूहे में पीले रंग का कोट। और अगला आता है जीन परस्पर क्रिया, यानी दो या दो से अधिक जीन मिलकर एक लक्षण को प्रभावित करते हैं, यानी कि जो दो या दो से अधिक जो जीन जब मिलते हैं तब वे एक ही लक्षण को प्रभावित करते हैं। जैसे कि एपिस्टेसिस और पूरक जीन इसका उदाहरण हो गया, या प्रकार आप टाइप्स जिसे कहते हैं। फिर आता है लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर, यानी लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, ये हम आगे की जब इसका अलग से एक टॉपिक आएगा तब विस्तार से जानेंगे कि जुड़े हुए जीन साथ साथ वंशानुक्रमित होते हैं जब एक क्रॉसिंग ओवर न हो, यानी कि दो जीन होते हैं, जैसे ये दोनों जीन है वह दोनों समान रूप से गति करते हैं जब तक वह क्रॉसिंग ओवर न हो तब तक। क्रॉसिंग ओवर में से नए आनुवंशिक संयोजन बनते हैं। फिर आता है बहुजीन वंशानुक्रम, यानी लक्षण कई जीनों द्वारा नियंत्रित होते हैं। उदाहरण जैसे मनुष्य की ऊंचाई और त्वचा का रंग, यानी कि जो मनुष्य का जो रंग है या जो मनुष्य की जो ऊंचाई वह एक जीन पर निर्भर नहीं करता, वह एक से अधिक या कई जीनों पर निर्भर करते हैं। फिर आता है कि जो कोशिका द्रव्य वंशानुक्रम, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जैसे कोशिकांगों के माध्यम से वंशानुक्रम की जो क्रिया होती है वो होती है। जैसे कि जो मातृ वंशानुक्रम सामान्य रूप से पाया जाता है, यानी कि जो मातृ वंशानुक्रम होता है वो माता से जो जीन होते हैं, जो लक्षण होते हैं संतति में दिखाई देते हैं। ये आज का हमारा जो टॉपिक था कि मेंडल से पूर्व की अवधारणा, मेंडल की अवधारणा और मेंडल के बाद की अवधारणा, इन तीनों पर हमने टॉपिक पर चर्चा की। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे और साथ ही वीडियो को लाइक कर दे। और यदि आप चाहते हैं कि इस क्लास के आपको पैनल पीडीएफ मिले तो आप व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। वहां पे आपको ओल्ड पेपर, गेस्ट पेपर और इसके साथ ही इस क्लास की पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। इसलिए क्लास में ऐड होना ना, ग्रुप में ऐड होना ना भूलें। और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।